Hello friends, welcome to my YouTube channel Infinite Knowledge, and today we're going to talk about the one of the basic and one of the unique, one of the most versatile concept, oil testing of transformer। तो जब भी आप इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में बात करते हो या पावर सिस्टम के बारे में बात करते हो या फिर पर्टिकुलरली मेंटेनेंस फील्ड के बारे में बात करते हो, तो ऑयल टेस्टिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत यूनिक टॉपिक है। उसके ऊपर इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आप उसको डील कैसे करोगे वो भी मैं आपको ये वीडियो में दिखाऊंगा। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्या दिखाई दे रहा है, लेट अ बेसिक्स देखते हैं। वाई ऑयल टेस्टिंग फॉर ट्रांसफार्मर इज़ इम्पोर्टेंट। ट्रांसफार्मर का ऑयल टेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? तो जैसे ही आप अपने बॉडी का टेस्टिंग करवाते हो, ब्लड का टेस्ट करवा के, आप जब ब्लड टेस्ट करवाते हो तो आपको पता चलता है कि मेरे बॉडी में ये WBC कम है या RBC कम है, कैटरेक्ट कैसा है, वो सब मतलब कैटरेक्ट तो वो अलग पार्ट है, वो सब मतलब बॉडी का ब्लड टेस्ट करवा से बेसिक आपको पता चलता है रेड ब्लड सेल के बारे में, वाइट ब्लड सेल के बारे में। जैसे वैसा ही आप जब ऑयल टेस्ट करवाते हो ट्रांसफार्मर के बारे में, तो आपको ट्रांसफार्मर का इनर हेल्थ पता चलेगा, उसमें कोई डिस्टर्बन या कोई फॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको प्री एस्टिमेट कर सकते हो हम। इसके कारण भी एक इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रांसफार्मर फ्लूइड नॉट ओनली एक्ट एज अ हीट ट्रांसफर मीडियम बट ऑल्सो एक्ट एज अ इंसुलेशन सिस्टम। मतलब जो ऑयल रहता है वो इंसुलेशन की तरह भी वर्क करता है, अकेला हीट ट्रांसफर की तरह वर्क नहीं करता है। मेनली उसका पर्पस इंसुलेशन की तरह भी होता है। इट हेल्प टू मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर, दैट इज़ बेसिक। वो टेम्परेचर मेंटेन करता है, ऑयल कूलिंग करता है, इसके कारण टेम्परेचर मेंटेन होता है। It is therefore very important to periodically perform the test of the transformer oil to determine its capability of the fulfilling its duty। तो मतलब वो क्या दिखा रहा है, ये लास्ट पॉइंट ऐसा दिखा रहा है कि ये उसका टेस्ट हम पीरियोडिकली करते हैं। मतलब वो टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। BDV टेस्ट है तो वो हम 1 साल में करते हैं, फ्यूरेनिक टेस्ट है तो वो हम 8-10 साल के बाद करते हैं। तो वो सब टेस्ट आगे मैं कवर करने वाला हूँ। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से बेसिक टेस्ट है ये अपना विजुअल एग्जामिनेशन और कलर एनालिसिस। तो सबसे पहले आपको टेस्ट करना है, आपका ऑयल टेस्ट करना है। तो पहले तो आप ऑयल को ऐसे बॉटल में निकालोगे। वन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट विच इज जनरली कंडक्टेड इन द लैब विजुअल एग्जामिनेशन। मतलब विजुअल एग्जामिनेशन है विच इज डन बाय द पासिंग अ बीम ऑफ लाइट। मतलब यहाँ से बीम पास करते हैं लाइट का, किसमें से, ये बॉटल में से बीम पास करते हैं लाइट का। और कितना आपका लाइट पास होता है और आपको लाइट में कोई एक्सटर्नल पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल दिखते हैं कि नहीं दिखते, उससे हम उसका विजुअल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। विजुअली हम देख सकते हैं कि अपना ऑयल कैसा है, उसकी कंडीशन कैसी है, कोई कंटामिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये कलर एनालिसिस है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपना एकदम प्योर ऑयल दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा पेल येलो टाइप है, और फिर जो है वो कलर अपना डार्क होता जा रहा है। मतलब ये जो ऑयल है ये अपना पूरा बिगड़ा हुआ ऑयल है, और ये अपना जब नया फिल करते हो तब ऑयल ऐसा होता है। वो आफ्टर वन लाइफ उसकी कोई लाइफ होती है, और वो जैसे जैसे ऑपरेशन होगा उसमें डिटोरिएशन होगा, वो डिटोरिएट होके ऐसा हो जाता है। सेकंड और बेस्ट टेस्ट इज फ्लैश पॉइंट। Flash point of transformer oil is the temperature at which oil gives enough vapor to produce a flammable mixture with oil। और उसका कितना है, 140 डिग्री है। मिनिमम वैल्यू 140 होना चाहिए। तो मतलब ये फ्लैश पॉइंट दिखा क्या रहा है कि एक टेम्परेचर आएगा, एक टेम्परेचर के ऊपर जो अपना ऑयल का टेम्परेचर जाएगा, मतलब 140 के ऊपर अपना ऑयल का टेम्परेचर जाएगा एज अ स्टैंडर्ड मानूँ तो उसमें से वेपर निकलेगा, और वेपर कैसा होगा, फ्लैमेबल होगा, उसमें स्पार्क होगा तो आग जल सकती है। तो इसके कारण जो अपना मिनिमम फ्लैश पॉइंट है वो 140 डिग्री होना चाहिए। 140 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, 140 से ज़्यादा होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बेसिक अपने दो क्लियर कर दिए, ये विजुअल एग्जामिनेशन और ये फ्लैश पॉइंट। ये दो टेस्ट हम बेसिकली करते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर। उसके लिए स्पेशल किट आती है फ्लैश पॉइंट के लिए, और इसके लिए तो विजुअल एग्जामिनेशन और कलर एनालिसिस स्टैंडर्ड मेथड है। अभी आगे चलते हैं। BDV टेस्ट। BDV का आपने जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो, आपने इसका नाम सुना ही होगा, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें ये पूरा किट रहता है, किट के अंदर ये वेसल रहता है ग्लास का, उसमें हम ऑयल भरते हैं और एक्सटर्नली वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं। 2 kV पर सेकंड ऐसा कुछ रेट में अपना वोल्टेज इंक्रीज होता है, और जैसा ही स्पार्क होता है उसके ऊपर अपना ये इक्विपमेंट बंद हो जाता है, और जितने वोल्टेज पर स्पार्क हुआ वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है। तो विद दिस टेस्ट द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द इंसुलेशन
oil is tested. On the other hand, we measure the voltage at which oil fail electrically, which is good indication of the amount of ऑयल कंटामिनेशन एंड द मॉइस्चर प्रेजेंट इनसाइड द ऑयल. मतलब कम वोल्टेज पे ब्रेक डाउन हो गया ऑयल का, मतलब 22 kV या 10 kV 15 kV पे हो गया, तो अपना ऑयल बिगड़ा हुआ है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट है और कंटामिनेटेड है, अपना ऑयल मतलब बेकार हो गया है, ऐसा आप बोल सकते हो. और जब 50 kV 60 kV 72 kV 88 kV उतने तक भी जाता है, मेरे सामने 88 kV गया था, 88 kV तक जाता है, तो वो अपना अच्छा कंडीशन वाला ऑयल हम मानते हैं. दिस टेस्ट इज कंडक्टेड बाय प्लेसिंग द ऑयल सैंपल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड. आप देख सकते हो कि ये अपना ऑयल है और उसके सराउंडिंग टू इलेक्ट्रोड है. वोल्टेज इज अप्लाइड ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं थ्रू द ऑयल एंड वी विल मतलब जब तक वोल्टेज इंक्रीज होगा, कब तक इंक्रीज होगा, जब तक ये स्पार्क जनरेट नहीं होता. द न्यू ट्रांसफॉर्मर ऑयल शुड हैव अ मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 35 kV, मतलब 35 kV तो होना ही चाहिए. जब आप नया ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करते हो, आपको पता होना चाहिए कि जब हम नया ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करते हैं तब हम पहली बार उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज भी टेस्ट करवाते हैं, तो 35 kV तक होना चाहिए. अभी ये अपना एक यूनिक टेस्ट है और स्पेशल टेस्ट है, उसको हम बोलते हैं इंटरफेशियल टेंशन. इंटरफेशियल टेंशन मतलब जब दो अलग अलग सरफेसिस एक दूसरे के टच में आते हैं, तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को कितने अच्छे से मतलब डायल्यूएट कर सकते हैं, एक दूसरे में मिल सकते हैं, वो अपने बोल सकते हैं इंटरफेशियल टेंशन. ये उससे क्या होता है, टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूएबल कंटामिनेट्स एंड द ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस इन द इंसुलेशन ऑयल. मतलब जो ऑयल रहता है उसमें अपना जो एक्सटर्नल पार्टिकल है वो ऑयल के साथ, मतलब एक्सटर्नल पार्टिकल मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया, डस्ट आ गया, मॉइस्चर आ गया, मॉइस्चर मतलब वाटर आ गया, तो वाटर और ऑयल कितने इजीली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, वो हम बाय इंटरफेशियल टेंशन से पता लगा सकते हैं. इंटरफेशियल टेंशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूलर एट द इंटरफेस ऑफ टू फ्लूइड. टू फ्लूइड क्यों बोले मैंने, क्योंकि एक हमारा पानी हो गया और एक अपना ऑयल हो गया. तो इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द वाटर एंड द ऑयल इंटरफेस इज अ वे ऑफ मेजरिंग द अट्रैक्टिव मोलिकुलर फोर्स बिटवीन द वाटर एंड ऑयल. यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको अपने अभी कंसीडर करते हैं, एयर को वाटर कंसीडर करते हैं, तो ये अट्रैक्शन फोर्स आपको दिख रहा है, वो अपना इंटरफेशियल टेंशन इंडिकेट करता है. द मिनिमम वैल्यू शुड बी एट 20 mn/मीटर. तो ये अपना मिनिमम वैल्यू है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू आर प्रिपेयरिंग और यू आर फेसिंग इंटरव्यू इन दी लेबोरेटरी, ट्रांसफॉर्मर टेस्ट लेबोरेटरी. अब मॉइस्चर एंड वाटर कंटेंट बेसिक टेस्ट है, आपको पता ही होना चाहिए कि मॉइस्चर तो ऑयल में आना ही नहीं चाहिए. द मॉइस्चर इन द ऑयल इज सर्कुलेटेड बाय कैलकुलेटेड, नॉट अ सर्कुलेटर, व्हाट एम आई रीडिंग. The moisture in the oil is calculated by using the weight of the moisture by the weight of the oil. मतलब ऑयल के वेट के रिस्पेक्ट में अपना मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है, अपना वाटर कितना प्रेजेंट है, वो हम इससे इंडिकेट करते हैं. फॉर नॉर्मल मिनरल ऑयल द एक्सेप्टेशन वैल्यू इज 35 ppm. मतलब नॉर्मल जो अपना ट्रांसफॉर्मर वर्क कर रहा है उसमें मॉइस्चर का कंटेंट 35 ppm जितना रहता है. अभी क्या हुआ, मैंने फिल्टर किया, आफ्टर फिल्टरेशन मॉइस्चर कंटेंट शुड बी एक्सिड 10 ppm, मतलब फिल्टर हो जाने के बाद वो 10 ppm हो जाता है. तो उसके लिए अपना स्पेशल टेस्ट रहता है, वो कार्ल फिशर टेस्ट का मेथड आता है पूरा. आपको ये चाहिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ, आप मुझे खाली कमेंट में बता देना कि आपको उसमें डिटेल में वीडियो चाहिए. लेकिन अभी बेसिकली आप याद रख लो कि कार्ल फिशर टेस्ट डन इन लेबोरेटरी फॉर फाइंडिंग द वाटर कंटेंट. वाटर कंटेंट का फाइंड करने के लिए हम कार्ल फिशर का टेस्ट करते हैं. द मॉइस्चर कंटेंट टू बी एज लो एज पॉसिबल, मतलब जितना बन सके उतना मॉइस्चर तो कम ही होना चाहिए, क्योंकि वो अपना मतलब ऑक्सीडाइज करता है ऑयल को और वो उससे अपना ऑयल डिग्रेड होता है, उसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कम होती है मॉइस्चर कंटेंट के कारण. तो ये अपना बेसिक टेस्ट हो गया, मॉइस्चर टेस्ट और वाटर कंटेंट टेस्ट, और उसकी स्टैंडर्ड मिनिमम वैल्यू भी मैंने आपको दिखा दी. सभी टेस्ट में एक मिनिमम वैल्यू होगी, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, वो मैं IAS स्टैंडर्ड से लिया है. ये मैंने वीडियो बनाने के लिए जो डेटा इकट्ठा किया है वो रिसर्च पेपर से किए है, IAS स्टैंडर्ड पढ़े, बुक्स पढ़े, मतलब बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन ये एक PPT में आपको मिल गया है. अभी आएगा पोर पॉइंट. पोर पॉइंट भी एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है. दिस टेस्ट इज नॉर्मली इम्पोर्टेंट स्पेशली इन द ट्रांसफॉर्मर लोकेटेड इन वेरी कोल्ड एरिया. मतलब जहाँ पर बर्फ़ गिर रहा है वहाँ पर भी मुझे तो ट्रांसफॉर्मर तो लगाना भी पड़ेगा, क्योंकि बर्फ़ गिर रहा है मतलब उसका ऐसा मतलब तो नहीं है कि बर्फ़ गिर रहा है मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करेगा. इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ तो सभी लोग करेंगे. तो वहाँ पर भी
अभी ऑयल क्या है, ऑयल अपना लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है मतलब वो यूजुअली ट्रांसफार्मर के अंदर रोटेट होता रहता है। जहाँ पर -60 -50 जितना टेम्परेचर जाता है, वहाँ पर क्या होता है कि जो ऑयल है अपना वो मतलब उसकी फ्लुएंसी मतलब जो फ्लो हो रहा है उसमें कोई भी चेंज आना नहीं चाहिए, वो ठीक नहीं हो जाना चाहिए, मतलब वो बर्फ़ जैसा नहीं बन जाना चाहिए, जो कि बर्फ़ हम अपने फ्रीज़र में बनाते हैं ऐसा नहीं हो जाना चाहिए, वरना तो वो अपना ऑयल अंदर रोटेट नहीं होगा और वो अपना इंसुलेशन प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा। तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है कि लोअर देन -10 डिग्री सेल्सियस, मतलब -10 डिग्री सेल्सियस तक वो लिक्विड फॉर्म में ही रह जाना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में जाना नहीं चाहिए। कौन? ऑयल लिक्विड फॉर्म में ही रहे। अभी -10 से कम होगा मतलब -20 होगा, -30 होगा, तो वो अपना इफेक्ट करेगा ट्रांसफार्मर के ऑयल पे। तो उस जगह हम क्या करेंगे, स्पेशल हीटर अरेंजमेंट रखेंगे क्योंकि अपना ट्रांसफार्मर का ऑयल लिक्विड फॉर्म में रहे उसके लिए। एसिडिटी टेस्ट, एसिडिक ट्रांसफार्मर ऑयल इज अ हार्मफुल प्रॉपर्टी, मतलब एसिडिक हो गया अपना ऑयल। इफ ऑयल बिकम एसिडिक द वाटर कंटेंट इन द ऑयल बिकम मोर सोल्यूएबल, मतलब वाटर अभी ऑयल के साथ इजीली सोल्यूएबल हो जाएगा और उसकी डिटोरिएट करेगा। वो किसको डिटोरिएट करेगा? इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर इंसुलेशन ऑफ द वाइंडिंग, मतलब वाइंडिंग में जो अपना पेपर इंसुलेशन है उसको भी डिटोरिएट करेगा। एसिडिटी एक्सीलरेट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन द ऑयल, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑयल का ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीडाइज ज़्यादा होगा। एसिड ऑल्सो इंक्लूड द रस्टिंग ऑफ द आयन इन द प्रेजेंट ऑफ द मॉइस्चर, मतलब जो अपना टैंक है उसको भी रस्ट करेगा। न्यू ट्रांसफार्मर ऑयल जनरली हैज़ नो एसिड कंटेंट, नए ट्रांसफार्मर में जो ऑयल रहता है उसमें एसिड का कंटेंट होता ही नहीं है। बट मे डेवलप बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड कंटामिनेशन। ऑक्सीडेशन मतलब जो कंटिन्यूस वो एयर के कांटेक्ट में आएगा। एयर में क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑयल के साथ मिक्स होगा और उसको डिग्रेड करेगा और कंटामिनेट करेगा और उसकी लाइफ को मतलब उसकी स्ट्रेंथ को, ऑयल की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा। द टेस्ट इज कैरिड आउट बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिड इन 1 ग्राम ऑयल, मतलब ये एक उसका टेस्ट है, वो प्रोसीजर है कि हम उसकी वैल्यू एसिडिटी शुड नॉट एक्सीड 0.2 mg ऑफ KOH, मतलब ये जो अपनों ने ऐड किया और ये कलर कंटामिनेशन चेक किया उसकी वैल्यू इतनी रहनी चाहिए। ये मतलब ये भी एक लेबोरेटरी के पर्पस के लिए चला गया। यूजुअली मेथड हम ये है कि उसमें हम KOH मिक्स करते हैं और उसका कलर कॉम्बिनेशन चेक करते हैं और एसिडिटी हम चेक करते हैं। तो ये अपना बेसिक एसिडिक टेस्ट हो गया। अभी हम आगे चलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टेस्ट, ये भी एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? क्योंकि नया ट्रांसफार्मर जब आएगा, अभी आपको रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा बता दूँ, थोड़ा बेसिक चलते, थोड़ा बेसिक चलते। अभी मैं बोलूँ कि कंडक्टर क्या रहता है, तो अभी आपके दिमाग में आएगा कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। कुछ लोगों को तो गोल्ड के वायर डालने हैं तो अभी थोड़ा बेसिक कॉपर के वायर होते हैं। तो कॉपर में जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, मैं कॉपर के वायर से मेरा कॉपर का एक वायर है, उसमें से मेरा करंट फ्लो हो रहा है। अभी मैं वो कॉपर के वायर का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा? ऑब्वियसली जो कंडक्टर रहते हैं, वो पॉजिटिव कोएफिशिएंट रहते हैं। पॉजिटिव कोएफिशिएंट मतलब जैसे ही मेरा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वायर का, उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन जब इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर मतलब रबर हो गए, पेपर हो गए, ये ट्रांसफार्मर का ऑयल होगा, तो उसमें जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसका रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होगा, मतलब इन्वर्स हुआ। उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये आप दो चीज़ आपको जब बेसिक जब आपने स्टार्ट किया होगा इलेक्ट्रिकल का पढ़ने का, तो आप ये दो चीज़ें आई होगी, कंडक्टर को इंसुलेटर दोनों का। तो यहाँ पर उसका मैंने क्यों दिखाया? क्योंकि जस्ट आफ्टर द चार्जिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर आफ्टर अ लॉन्ग शट डाउन, मतलब मेरा ट्रांसफार्मर नया है या फिर 15-20 दिनों से बंद पड़ा हुआ है, तो मैंने उसको फिर से स्टार्ट किया। तब क्या होगा? द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल विल बी एट द एम्बिएंट टेम्परेचर एंड ड्यूरिंग फुल लोड, मतलब अभी तो मैंने चालू किया तो वो तो एम्बिएंट पे ही होगा, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वही मेरा ऑयल का टेम्परेचर हुआ। लेकिन जैसे ही मेरा फुल लोड पर गया तो ऑयल टेम्परेचर विल बी वेरी हाई एंड मे गो अप टू 90 डिग्री एट एन ओवरलोड कंडीशन, मतलब ये टेम्परेचर हाई हो गया
मेरा लोड बढ़ा तो मेरा ऑयल का टेम्परेचर भी बढ़ा, तो सो द रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेशन ऑयल मस्ट बी हाई एट अ रूम टेम्परेचर। मतलब क्या, जब मेरा रूम एम्बिएंट टेम्परेचर पे था, क्या मेरा ऑयल जब एम्बिएंट टेम्परेचर पे था तब उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा था, लेकिन जब मेरा ओवरलोड हुआ और 90 डिग्री सेल्सियस तक गया, मेरा 90 डिग्री सेल्सियस तक ऑयल का टेम्परेचर गया, तो मेरा रेजिस्टेंस क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ। ओके, मेरा रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत डिक्रीज़ हुआ, मतलब ये थोड़ा बहुत डिक्रीज़ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हो जाना चाहिए। इसके कारण हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। उसकी स्पेसिफिक वैल्यू है मिनिमम स्टैंडर्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द ऑयल एट 90 डिग्री सेल्सियस इज 35 × 10⁻12 ओम सेंटीमीटर एंड 27 पे ये इतना होता है 1500। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इससे कम नहीं हो जाना चाहिए। आप देख रहे हो कि ये 27 से 90 गया तो कितना, मतलब रजिस्टिविटी में 1500 से सीधा 35 तक आ गया। अब देख सकते हो कितना डिक्रीमेंट हुआ। तो इससे भी कम नहीं हो जाना चाहिए, ये मिनिमम वैल्यू है, इससे कम नहीं हो जाना चाहिए। ये भी एक टेस्ट है, उसमें क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टेस्ट इज मेजर ऑफ द डीसी रेजिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ब्लॉक ऑफ ऑयल। मतलब दो इलेक्ट्रोड रहते हैं और उसमें से करंट पास करवाते हैं, ऐसा ही मतलब स्टैंडर्ड है। इट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द ऑयल इज मेजर ऑफ डीसी रेजिस्टेंस। मतलब डीसी रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं हम, R = V/I, वही सिंपल मेथड का हम यूज़ करेंगे। और उसमें जो ऑयल रहेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब ब्लॉक में अपना ऑयल रहेगा, उतना ऑयल रहेगा, उसके ऑयल के ऊपर हम ये टेस्ट करते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टेस्ट। तो अभी एक दूसरा टेस्ट है और दैट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट, डिसोल्व गैस एनालिसिस। ये टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ट्रांसफार्मर 5 या 7 साल तक कंटिन्यूस वर्किंग में है, जब आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हो, तो फिर ये टेस्ट आपको करवाना ही चाहिए और ये टेस्ट का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। डिसोल्व गैस एनालिसिस। डिसोल्व गैस एनालिसिस से आपको पता चलता है, नाम से ही पता चलता है कि मेरा कितना एक्सटर्नल गैसेस अपने ऑयल में डिसोल्व हुआ है, उसका मुझे कंटेंट चेक करना है और वो रेंज में है कि नहीं है। वो रेंज आउटर तो नहीं है, रेंज से आउटसाइड तो नहीं है, वो हम अपने चेक करेंगे। तो whenever a transformer undergoes abnormal thermal and electrical stress, थर्मल स्ट्रेस मतलब लोड फिक्स नहीं होता है, लोड इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उसके कारण मेरा ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो वो उसमें के अंदर थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस क्यों आता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है, मेरा कोर कैसा होता है, मेरा कोर बना हुआ होता है लैमिनेशन के, और मेरा जो फ्लक्स जनरेट होता है वो कैसा साइनसॉइडल होता है। तो इसके कारण मेरा जो कोर है, कोर जो बना हुआ है लैमिनेशन से, उसमें वाइब्रेशन आता है, क्योंकि मेरा फ्लक्स कंटिन्यूस उसकी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। ये अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट से जो फ्लक्स होता है वो भी अल्टरनेट होता है। उसके कारण मेरा ये जो है, ये जो स्ट्रिप्स होते हैं, वो स्ट्रिप उसका साइज बढ़ाते हैं घटाते हैं, ये स्ट्रिप से बना हुआ होता है पूरा कॉइल, तो उसके कारण मैकेनिकली स्ट्रेस जनरेट होता है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों स्ट्रेस। इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस मोस्ट ऑफली शॉर्ट सर्किट से जनरेट होता है, ये जो मैंने बताया वो मेरा मैकेनिकल स्ट्रेस जनरेट होता है। मैकेनिकल स्ट्रेस का आगे आएगा, ये अभी समझ लो कि मैकेनिकल स्ट्रेस कैसे जनरेट हुआ, ऐसे जनरेट हुआ कि ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट आया और उसके कारण मेरा जो कोर है वो कोर अपना साइज चेंज करता रहता है, थोड़ा बहुत मतलब माइनर, उसके कारण मेनली उसके कारण हमिंग आता है। आप ट्रांसफार्मर के नियरेस्ट जाओगे तो ऐसा आवाज़ रहता है, उसको हम हमिंग बोलते हैं। मैं भी हमिंग निकाल रहा हूँ ट्रांसफार्मर की तरह। यूजिंग DCA ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑयल वन कैन प्रिडिक्ट द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द इंटरनल हेल्थ ऑफ द ट्रांसफार्मर। ओके, वो तो हेल्थ का लिए ही करते हैं, ऐसे मुझे शौक तो नहीं हुआ है कि उसको मैं करूँ। जनरली ये जनरली ये हम ऑयल डिसोल्व गैस ये इसका टेस्ट करते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मेथेन, एथिलीन, इथेन, एसिटिलीन, प्रोपेलिन प्लस प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दो का इंपॉर्टेंट आगे आएगा, ये सब करते हैं लेकिन ये दो का भी इंपॉर्टेंट आगे आएगा। मोस्ट कॉमनली यूज मेथड टू डिटरमाइन द डिसोल्व गैसेस। अभी ये दो मेथड है, मेथड में अभी इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ। आप अभी याद रखो कि गैस क्रोनोग्राफी एक मेथड है और एक वैक्यूम गैस एक्सट्रैक्शन, ये भी एक मेथड है जिससे हम ये डिसोल्व गैस चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ से हमको पता क्या चला, मैंने चेक तो किया, अभी एक मेरी वैल्यू आई तो वो क्या इंडिकेट करेगी, वो ये दिखा रहा है।
Generally, it is found that the hydrogen methane are produced in the large quantity if the internal temperature of the power transformer rise up to 150 डिग्री सेल्सियस to 300 डिग्री सेल्सियस. मतलब हाइड्रोजन और मीथेन का कंटेंट ज़्यादा आएगा, हाइड्रोजन और मीथेन का कंटेंट ज़्यादा आएगा. कब ज़्यादा आएगा? जब मेरा टेम्परेचर 150 to 300 गया है ट्रांसफॉर्मर का, ड्यू टू एबनॉर्मल थर्मल स्ट्रेस. मतलब थर्मल स्ट्रेस के कारण मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है. इफ द टेम्परेचर गोज अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 से ज़्यादा हुआ है, तो क्या करेगा? इथेलिन, इथेलिन C2H4, ये अपना इथेलिन, इथेलिन इज लार्ज क्वांटिटी, इथेलिन इज इन द लार्ज क्वांटिटी. वो लार्ज क्वांटिटी में जनरेट होगा जब मेरा ट्रांसफॉर्मर का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया. ये एक इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए. अकॉर्डिंग टू मी, जो आप ये इंटरव्यू में बोलोगे ये ऐसा ऐसा होता है, तो वो फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा, मतलब फ़र्क पड़ता है. एट द टेम्परेचर इज हायर देन 700 डिग्री, मतलब पूरा जला ही देने का. तो वो क्या करेगा? H2 और इथेलिन, H2 और इथेलिन दोनों का हाई अमाउंट में जनरेट होगा. अभी यहाँ पर है, ये यहाँ पर आप देखो कि ड्यूरिंग DGA CO2 एंड CO आर फाउंड इन द लार्ज क्वांटिटी. मतलब CO2 और CO उसमें जो लार्ज क्वांटिटी में आ रहा है, तो वो क्या दिखाई दे रहा है? पेपर डिग्रेडेशन. ट्रांसफॉर्मर का पेपर का डिग्रेडेशन, मतलब जो वाइंडिंग के अंदर मैंने पेपर रखा है उसका भी मैं डिग्रेडेशन, ये ऑयल, ये डिजोल्व गैस एनालिसिस से एस्टिमेट कर सकता हूँ कि मेरा पेपर डिग्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है. आपको पेपर कट करके बाहर नहीं लेना पड़ेगा, आप सिंपली ऑयल के टेस्ट से ही, ऑयल में से जो गैस है उसकी प्रेजेंस से ही इंसुलेशन की हेल्थनेस चेक कर सकते हो. अभी ये आया डाइलेक्ट्रिक डिसिपेशन फैक्टर. इसके लिए मैंने एक अलग से भी एक वीडियो बना के रखा है, वो मैं उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एक बार देखना. मतलब वो कुछ वेल्डिंग का है, डाइलेक्ट्रिक वेल्डिंग है आई थिंक, मैं वो दे दूँगा. उसमें डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, वो एक नंबर है. एक बार देखना, एक बार जाके देखना, फिर वापस इसमें आना, फिर आप बोलोगे कि मज़ा आ गया. तो अभी पहले डाइलेक्ट्रिक डिसिपेशन फैक्टर इज अबाउट टू लॉस फैक्टर और टेन डेल्टा ये कंफ्यूज करता रहता है. मुझे भी पता है, मैं भी जब पढ़ रहा था तब टेन डेल्टा, लॉस फैक्टर, ये सब क्या है. तो अभी ये सब क्या है, तो ये समझने के लिए वो वीडियो में तो मैंने अच्छे से ही समझाया था, लेकिन यहाँ पर भी मैं थोड़ा लेता हूँ, थोड़ा बेसिक कवर करता हूँ. when a insulator material is present between the live part and the ground part, मतलब ये अपना ट्रांसफॉर्मर है, ये उसका कोर होगा अंदर का, बराबर. ये अपना कोर है, मतलब कोर है, वाइंडिंग है, तो ये अपना लाइव पार्ट होगा. ये अपना क्या होगा? ये पूरा ऑयल होगा यहाँ पर, और ये अपना ग्राउंड हुआ है. ये कवर, ये टैंक है अपना ग्राउंड हुआ है, ग्राउंड. ओके. तो व्हेन एन इंसुलेशन मटेरियल इज प्रेजेंट, ये अपना इंसुलेशन मटेरियल है, ऑयल, बिटवीन लाइव पार्ट मतलब ये अपना वाइंडिंग कोर, और ये ग्राउंड मतलब अपना ग्राउंड पार्ट, मतलब आउटर एरिया, आउटर टैंक एरिया. तो लीकेज करंट फ्लो होता है, मतलब यहाँ से कुछ लीकेज करंट इसके अंदर जाएगा और ग्राउंड होगा. एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल इज डाइलेक्ट्रिक इन नेचर, द करंट थ्रू द इंसुलेटर आइडियली लीड बाय द 90 डिग्री. मतलब इंसुलेशन मटेरियल कैसा होता है? कैपेसिटिव बिहेव करता है. तो कैपेसिटिव बिहेवियर कैसा है? लीडिंग है. वोल्टेज इधर आएगा तो मेरा कैपेसिटिव करंट किधर आएगा? इधर आएगा, IC यहाँ पर आएगा. मतलब वो 90 डिग्री पे रहना चाहिए. वो कैसे, ये कब पॉसिबल है? मेरा प्योरली कैपेसिटिव मटेरियल है, मेरा ऑयल प्योरली कैपेसिटिव मटेरियल नहीं है. इवन मेरा कैपेसिटर खुद प्योर कैपेसिटर नहीं है, उसमें भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रहता है. ये अपने आइडियल कंडीशन में बोलते हैं कि मेरा करंट 90 डिग्री पे रहता है वोल्टेज से लीड, लेकिन वो एक्चुअल सिस्टम में हो ही नहीं सकता है, वो आइडियल है. अब कोई भी कैपेसिटर बना लो, कोई ऐसा कैपेसिटर बना ही नहीं सकता कि उसका करंट IC वोल्टेज से 90 डिग्री पे हो. ये आइडियल कंडीशन है, एक्चुअल में उसमें रेजिस्टेंस रहता है. तो अब ये तो हो गया बेसिक बात. अभी यहाँ पर क्या इफेक्ट है उसकी, मतलब ये करंट फ्लो होगा, लीकेज करंट फ्लो होगा. मतलब ये लीकेज करंट कैसा होना चाहिए? एज स्मॉल एज पॉसिबल. वो कब होगा? जब मेरा 10 डेल्टा यहाँ पर इसका जो एंगल बन रहा है वो कम होगा. कितने से कम होगा? तो अभी वो देखते हैं. बट रियलिटी नो इंसुलेटर मटेरियल आर परफेक्ट इन डाइलेक्ट्रिक नेचर, बराबर. डाइलेक्ट्रिक नेचर तो होता ही नहीं है कोई भी इंसुलेशन मटेरियल का. हैंस द करंट थ्रू द इंसुलेटर विल लीड द वोल्टेज
विथ एन एंगल ऑफ लिटल बिट शॉर्टर देन द 90 डिग्री, मतलब 90 नहीं रहता है, थोड़ा कम रहता है, यहाँ पर मैंने दिखाया वो। टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय विच इज 90 डिग्री इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक डिसिपेशन फैक्टर, मतलब ये जो आया डेल्टा उसको हम डाइलेक्ट्रिक डिसिपेशन फैक्टर बोलते हैं, और वो कैसा होना चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल। अभी एज स्मॉल एज पॉसिबल क्यों होना चाहिए कि जितना कम होगा उतना मेरा आई आर भी कम होगा, मतलब ये भी कम होगा, ये जितना कम होता जाएगा उतना मेरा आई आर से ड्रॉप हो रहा है, मेरा लीकेज करंट से, और वो मेरा ट्रांसफार्मर के इफेक्ट कर रहा है हीटिंग और वो सब, मतलब ये अपना जितना हो सके उतना कम होना चाहिए। इसके कारण ये जो डेल्टा बना वो भी कम होना चाहिए। इट शुड बी नॉट मोर देन 0.05, 0.05 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्या, डाइलेक्ट्रिक डिसिपेशन फैक्टर। तो ये अभी अपना फाइनल टेस्ट है, उसको हम बोलते हैं फ्यूरेनिक कंपाउंड और फ्यूरेनिक टेस्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। द ट्रांसफॉर्मर कोर एंड द वाइंडिंग हैव मेनली अ पेपर इंसुलेशन, मतलब कोर और वाइंडिंग में, ट्रांसफॉर्मर के कोर और वाइंडिंग में अपना पेपर इंसुलेशन रहता है। द बेस ऑफ द पेपर इज सेल्यूलोज, मतलब पेपर कैसे बना हुआ होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, और सेल्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, चेन टाइप होता है, चेन टाइप मॉलिक्यूल्स होते हैं। एज पेपर बिकम एजेड, मतलब पेपर 10-15 साल से कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्मर के अंदर रखा हुआ है, तो ये जो लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन आर ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ शॉर्ट पार्ट, मतलब अपना जो चेन से पेपर बना हुआ होता सेल्यूलोज चेन से, वो अभी टूट गया और छोटे छोटे पार्ट में बिखर गया। दिस फिनोमिना वी ऑफ्टन इन द आवर होम, हमारे घर में कहाँ होता है, द पेजेस ऑफ वेरी ओल्ड बुक बिकम ब्रिटल ओवर द टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम होता है अपने पेजेस ब्रिटल होते जाते हैं और वो टूटते जाते हैं। वही कॉन्सेप्ट ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो इंसुलेशन रखा है उसके पेपर के साथ भी होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली ऑयल के टच में रहता है। इन अ ट्रांसफॉर्मर द एजिंग इफेक्ट ऑफ द पेपर इंसुलेशन इज एक्सीलरेटेड ड्यू टू ऑक्सीडेशन डेट अकर इन द ऑयल, मतलब ऑयल कैसे एयर के कांटेक्ट में आएगा तो एयर के कारण वो ऑक्सीडेशन होगा, और ये जो ऑक्सीडाइज ऑयल कंटिन्यूस पेपर के कांटेक्ट में आने के कारण पेपर की भी लाइफ डिग्रेड होगी। व्हेन इंसुलेशन पेपर बिकम मैकेनिकली वीक it cannot withstand the mechanical stress applied during a electrical short circuit leading to a electrical breakdown, मतलब शॉर्ट सर्किट होगा जब मैकेनिकल स्ट्रेस जनरेट होगा। अभी मैंने हमिंग का भी एग्जांपल दिया था, तो उसके कारण, ये सब चीज़ों के कारण मेरा पेपर इंसुलेशन एट अ टाइम एज टाइम passes its capacity reduces. It is therefore necessary to monitor the condition of the paper insulation inside a power transformer, all as a normal transformer also. It is not possible to bring out the piece of paper from the transformer in a service for testing purpose, मतलब आपको ट्रांसफॉर्मर को खोल के उसका पेपर तो ले नहीं सकते, वहाँ से कट करके ले नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, बट वी आर लकी इनफ दैट देयर इज अ टेस्टिंग टेक्निक डेवलप, we can examine the condition of the paper insulation without touching it, and it's called Furan analysis. Furan analysis ऐसा है कि हम Furan analysis एक्चुअली ऑयल के ऊपर करते हैं और ऑयल से हम पेपर इंसुलेशन कितना बिगड़ा है उसका एस्टिमेशन निकालते हैं। Although by dissolved gas analysis one can predict the condition of the paper insulation primarily, मतलब मैंने DGA किया, DGA का मेरा रिपोर्ट आया, उससे ऊपर से मैं बता सकता हूँ कि मुझे फ्यूरन एनालिसिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इट इज़ नॉट अ वेरी सेंसिटिव मैटर, मतलब उतना सेंसिटिव नहीं है, लेकिन इंडिया है, चलता है। देयर इज़ अ गाइडेंस इन IEC वेयर इट इज स्टार्टेड दैट इफ़ द रेशियो ऑफ CO2 बाई CO इन DGA, मतलब DGA देखा तो उसमें आपको CO2 और CO का कंटेंट मिलेगा, तो अभी आपको क्या करना है, CO2 बाई CO का रेशियो निकालना है, और वो रेशियो जो 11 से ज़्यादा आएगा तो मुझे फ्यूरन एनालिसिस करना चाहिए। वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि मेरा पेपर इंसुलेशन वीक हो गया है ट्रांसफॉर्मर का, जब CO2 बाई CO का रेशियो इज़ ग्रेटर देन 11। तो एक्चुअली क्या होना चाहिए, वो रेशियो 4 to 11 के बीच में रहना चाहिए, लेकिन जब 11 से आगे गया तो मुझे फ्यूरन एनालिसिस करना चाहिए कि मेरा इंसुलेशन, पेपर इंसुलेशन ट्रांसफॉर्मर के अंदर वीक हुआ है कि नहीं हुआ है। बट स्टिल इट इज़ नॉट अ वेरी सेंसिटिव वे of monitoring the condition of the paper insulation, because CO2 by CO gases are also produced during oil breakdown and sometimes the ratio may mislead the prediction, मतलब ये उतना फिक्स नहीं है,
आप उसके ऊपर उतना भरोसा नहीं कर सकते कि CO2/CO का रेशियो मेरा 11 से ज़्यादा ही आया तो मेरा पेपर इंसुलेशन अंदर वीक हुआ है ही, आप ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन ये आपको मतलब मतलब ऐसा बोल सकूँ, एक होप दे सकता है कि नहीं मुझे करवाना चाहिए, ये मेरा डिग्रेडेशन का स्टार्ट हुआ है। मतलब ये आप एज अ दिस टाइप एज अ इनिशियल क्या बोलते हैं, मतलब उम्मीद की किरण बोल सकते हो CO2/CO को। when oil soak into paper it damaged by heat and some unique soluble compound okay are realized and dissolved in the CO2। तो उसके कारण फ्यूरल एनालिसिस करते हैं। ये फ्यूरल एनालिसिस का टेबल है, उसमें उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्यूरल टेस्ट क्या है एक्चुअली और उसको क्यों करते हैं वो समझाने का मेरा इंटेंस है। फ्यूरल एनालिसिस इज़ वेरी सेंसिटिव, वो बहुत सेंसिटिव है। एज अ डैमेज ऑफ फ्यू ग्राम ऑफ पेपर, मतलब थोड़े ग्राम, few gram of paper is noticeable in transformer oil even in a large transformer also। मतलब पेपर आपका थोड़ा भी डिग्रेड हुआ है, थोड़ा भी डिग्रेड हुआ है तो भी फ्यूरन उसको पकड़ लेगा। मतलब वो उतना स्टैंडर्ड टेस्ट है, एकदम परफेक्ट टेस्ट है फ्यूरन एनालिसिस। तो ये अपना कंटेंट है, उसका फ्यूरन कंटेंट है, तो वो 0 से 0.1 के बीच में है और उसकी DP वैल्यू इतनी है तो अपना ट्रांसफार्मर हेल्दी है। फिर वो 0.1 से 1 के बीच में है तो मॉडरेट डिटोरिएशन हुआ है। 1 से 10 के एक्सटेंसिव डिटोरेशन, मतलब बहुत, मतलब पूरा अंदर का इंसुलेशन बिगड़ने का चालू हो गया है, मतलब समय आ गया है आपसे विदाई लेने का, वैसी कंडीशन हो गई है ये। और ये जब ग्रेटर देन 10 हो गया है तो एंड ऑफ द लाइफ, मतलब चलते हैं, अब चलते हैं, एंड, ख़त्म, बाय बाय टाटा, ये वाली कंडीशन आ गई है। तो I hope you understand this video. If you understand this video, please like and subscribe my channel Infinite Knowledge, and thanks for watching this video. And if you have any query, just comment it, I will definitely reply.